नमस्कार दोस्तों, मैं आज सत्य सनातन के सीरीज़ में कुछ ऐसे उपहार स्वरूप प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, माइंड ब्लोइंग। इस तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फैसिट्स हमारे समक्ष रखा ही नहीं गया जो कि हम अपने बच्चों को पढ़ा पाए, जो हमारे सामने परोसा गया एनसीईआरटी के द्वारा या ऐसे माध्यम जो चुना गया पठन पाठन के कार्यक्रम में, वो बिल्कुल समुचित नहीं था। हमने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी वो इतिहास के बारे में थी ही नहीं, और इतिहास के आधे अधूरे पन्नों से ऐसे तथ्यों को निकाल के हमारे बच्चों को परोसा गया जो इस तरह से कह सकते हैं कि अर्ध सत्य या बिल्कुल असत्य था। हमारी जो प्राचीनता थी, हमारी जो गौरवशाली गाथाएं थी भारतवर्ष की, उसको छुपा लिया गया। अब जैसे देखिए, हिस्ट्री में हम लोग केवल 250 साल की जो मुग़ल कालीन के जो पीरियड था उसको ही ग्लोरीफाई किया गया है, उसको ही हम पढ़ते हैं। किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए तो हुमायूं से लेके बाबर, हुमायूं से लेके औरंगजेब तक रट्टी मार मार के बता गए, लेकिन उसके पहले कौन थे? और उसके पहले हमारी जो कहते हैं ना कि द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो हमारी किताबों से क्या है या है भी तो पासिंग रेफरेंस में, कहीं पे रेफरेंस पॉइंट में दिया गया था कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वर थिंग्स लाइक दैट, विच इज़ टोटली आयरोनिकल। मैं इसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। उसके पहले मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से लेके यूपीएससी के एग्ज़ाम दिया, उसमें पास भी किया, भारतवर्ष में सेवाएं भी दी। आज तक जो मैंने पढ़ा एनसीईआरटी की किताब से या जो भी मटेरियल मेरे को मिला था पढ़ने के लिए, आज मैं उसकी जब आकलन करता हूँ तो लगता है कि मेरे साथ कितना बड़ा छलावा हुआ था। इसलिए मेरी आत्मा, अंतरात्मा इस चीज़ को गवाही नहीं देता कि जो अभी तक खिसी पिटी बातें हो रही है उसी को चला है। हाल फिलहाल के दिन में मैं आपके सामने एक किताब प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसको लिखने वाले हैं संजय दीक्षित एक आईएएस ऑफिसर हैं, अब वो रिटायर्ड हो गए हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हैं और उन्होंने एक किताब लिखा है अनब्रेकिंग इंडिया। इन्होंने, संजय साहब ने इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है और क्रोनोलॉजी में लिखी है, आई ओपनर, इसको मैं बोल सकता हूँ आई ओपनर। इसके कंटेंट क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल, और हर चीज़ को इस तरह से सिक्वेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है विच रियली नरेट्स द ट्रू एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री। अब आप पूछेंगे कि भाई संजय दीक्षित ने किताब लिखा, आप इसकी प्रमोशन कर रहे हो? नहीं, हाँ प्रमोशन भी कर रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट्स है, और भारत की सच्ची कहानी को यदि हम प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि अभी तक हमारे जो तथाकथित इतिहासकार लोग रहे थे, या तो वामपंथी के लोग थे या ऐसे विचारधारा के लोग थे जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, इन्होंने इंडिया को एज एन एंटिटी कभी समझा ही नहीं। दे ऑलवेज थॉट इंडिया टू बी ए ब्रेकिंग पॉइंट, it is, they said that India is a conglomerate of different pluralistic society which is not to be met together, and it is better to divide the country into pieces. लेकिन जो नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से लोग सोचते हैं अपने देश के बारे में, उनका खून खौल उठता है, एंड दे गेट अलार्म, दे थिंक दैट राइट पर्सपेक्टिव मस्ट बी ब्रॉट टू द चिल्ड्रन। हम लोग इस खंड काल में आने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो मैंने इस किताब को इसलिए चुना है ताकि मैं अपने बच्चों को बता पाऊँ, क्योंकि हमारे देश में पढ़ने की प्रथा तो है नहीं, और सोशल मीडिया में जितनी अच्छाई है साथ साथ उसमें बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। हमारे बच्चे थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है उसके पीछे लुढ़क जाते हैं, एंड दे हैव फॉरगॉटन द हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स। जब वो चीज़ नहीं होता है तो we as an elder, we feel that our children should be shown the right path, and the right path after long gap, maybe few decades, that I came across a good book
बहुत सारे हिस्टोरियंस की किताबें हमने पढ़ा है, जैसे हरवंश मुखिया, आर एस शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब। ये सब ऐसे लोग हैं, दे वर हैविंग देयर राइटिंग इन ए बायस्ड मैनर। आज़ादी लोग कहते हैं कि 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आज़ादी हमें मिली 2014 के बाद ही, क्योंकि उसके बाद वी फील दैट इंडिया वी आर फ्री टू थिंक अबाउट एनीथिंग, अदरवाइज वेरी थिंकिंग प्रोसेस वॉज बायस्ड, इट वॉज नॉट इन एन ए मैनर विच वी कैन कॉल इट अनइक्विवोकली अनबायस्ड। ये बिल्कुल ही बायस थी और किसी हिडन एजेंडा के तहत हमारे को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की सारे नैरेटिव्स बताए गए, जो नैरेटिव्स आजकल एनालाइज करते हैं तो लगता है बिल्कुल झूठे, आधे अधूरे, जिसका कोई सीक्वेंस नहीं मिलता। हमारी जो रिच ग्लोरियस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थी उससे बिल्कुल अलग। तो मैं इस किताब के ऊपर आता हूँ और मैं इसके कंटेंट पे जाना चाहूँगा। आप कहेंगे कि सर आप इतना लिबरल डिस्कशंस क्यों कर रहे हैं? डिस्कशंस करने का मतलब ये होता है कि इफ़ आई कैन लिव अप टुडे, दैट विल गिव राइट पर्सपेक्टिव टू माई चिल्ड्रन टुमारो, सो दैट दे कैन थिंक पॉजिटिव एंड दे कैन थिंक ऑन द राइट डायरेक्शंस वेयर इन माई कंट्री कैन बी वैल्यूड प्रॉपरली। जैसे आज के दिन में हमारे कंट्री में, जैसे मैं सनातन धर्म के हिसाब से बात करूं तो देखा जाए कि यहाँ पे सबसे पुरानी सभ्यता हमारी सनातन धर्म ही है। उसके पहले क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई। अभी कितना बदला है? 2021, तो 2021 साल पहले। इस्लाम 1400 साल पहले है, लेकिन उसके पहले हजारों हजार साल पुरानी हमारी सभ्यता है सनातन धर्म। उसको मानने के लिए और उसको इरोड करने के लिए, उसके वैल्यू सिस्टम को कॉन्स्टेंटली इरोड किया गया। कैसे? बाय डिफरेंट मॉरिडर्स, डिफरेंट अटैकर्स, गजनीज, देन चंगेज एंड अरब्स। ये हर तरह से डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आए और हमारी कल्चर को बर्बाद किया, लूटा और उसको मिटाने की कोशिश की। फोर्सफुल कन्वर्जन हुई और इसको मानने वाले कुछ लोग डर से मान गए और जो नहीं मान पाए उसको मिटा दिया। इसीलिए आज के दिन में देखते हैं द क्रिश्चियनिटी इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट इन आवर कंट्री। जो लोग दबे कुचे हैं, जिनके पास कोई इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन वाली प्रॉब्लम है, वो लोग आसानी से ये जो कन्वर्ट करने वाले हैं उसके चंगुल में फंस जाते हैं। उसी तरह से इस्लाम का भी वही काम है, तलवार के नोक पे गरीब लोगों को या कुछ लालच दे के इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जाओगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। पॉपुलरली दे आर सेइंग 72 rules means beautiful girls that you are going to get not in this life. It is better that you die fighting for spreading the religion today, and once you die tomorrow there are much more beautiful girls waiting for you in the land of Allah. That is what they spread. और कॉमन लोग दे गेट फैसिनेटेड और उसकी चाहत में वो धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस परिवर्तित रूप में जो राइट पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, इसको कितना कंट्रोल किया जाता है, कितना बर्बाद किया जाता है, इसकी मैं एक छोटी सी पर्सपेक्टिव बताऊँगा। आज़ादी के बाद भी, सो कॉल्ड आज़ादी 1947 के बाद, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और जो नरेशंस होनी चाहिए थी, हमारी करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, उसको कैसे तोड़ा गया, मरोड़ा गया। इसमें एक वर्ड आती है मुस्लिम अपीजमेंट एंड मुस्लिम सेटलमेंट। देयर आर डिफरेंस बिटवीन सेटलमेंट एंड अपीजमेंट। तो मैं इन छोटे छोटे बिंदुओं को, ये जो अनब्रेकिंग इंडिया किताब है, अनब्रेकिंग इंडिया, मैं इसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन अरसे के बाद हमारे पढ़ाई काल में यदि इस तरह की किताबें मिल जाती तो वी वुड हैव फेल्ट मच मोर ऑनर्ड एंड रियली एनलाइटेंड टू रीड द राइट पर्सपेक्टिव द इंडियन हिस्ट्री, लेकिन नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि अब अपने बच्चों को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 420 रुपये की किताब मैं क्यों खरीदूँ, लेकिन ओके, यू डोंट परचेज इट, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वी एल्डर्स दैट वी शुड गिव यू द राइट पर्सपेक्टिव इन विच द बुक हैज़ बीन रिटन। And I therefore entail you that you must read the right book in the scenario to read the right situations properly. अब इसमें देखिए क्या है, this is a much needed book, especially in the present time
द इशू ऑफ आर्टिकल 370। ये जो नैरेटिव अभी बदली है हमारे कंट्री में 2019 में, आर्टिकल 370 और 35 ये जो हटाया गया आफ्टर मैथ, उसके बाद जो इस कंट्री में जो खलबली मची, क्यों 370 हटाया गया? क्योंकि माइंड यू, कश्मीर एक ऐसा जगह है जहाँ से दैट वाज ए गेट वे टू टेररिज्म इनटू आवर कंट्री थ्रू पाकिस्तान, और जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स बैठे हुए थे पाकिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर, दे वर फाइंडिंग कश्मीर टू बी द सेफ पैसेज टू infiltrate terrorists or criminals in our country, and through Kashmir, Jammu and Kashmir, they were percolating in different parts of the country, mainland India, to spread mayhem, loot, murder and acts of terrorism. अब उसमें क्या है? राम मंदिर, the general status of Muslim in India have been become over politicized and been turned into an international sensation by certain people, which was not to be. अभी देखिए, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, पॉपुलेशन लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, उससे कहीं ज़्यादा, दो ऑन पेपर इंडोनेशिया इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारा कंट्री भारत में तकरीबन 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, बट दे हैव नॉट गिवन देयर राइट फैक्चुअल इनॉमरेशन और द पिक्चर्स. In fact, they are more than 40 crores. That's why there is a lurking feeling of societal unrest in the country today or tomorrow. That's why in CAA, they were saying that we are not supposed to show you the papers. We will never show you the papers. Why? Because they are afraid if we show the papers that not only the unwanted elements who have sneaked into our country through the porous border of Burma and India, Bangladesh, they would be identified, but also the real population of the Muslims would be enumerated. वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी का मलाई खाते रहो और भारत सरकार को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहो. मैं उन बिंदुओं पर बात करने के लिए अनब्रेकिंग इंडिया का सहारा ले रहा हूँ, और मैं अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से यही अपील करूँगा कि इन किताबों को, ऐसे किताबों को पढ़ें तो आपकी सही पर्सपेक्टिव, जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, करेक्ट वर्जन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल एनोमरेशंस आपको समझ में आएगा. इसमें देखिए क्या है, एप्रोप्रिएटली कैरेक्टराइज बाय ब्रेकिंग इंडिया, फोर्सेस इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वॉइसेस स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडियाज इंटेग्रिटी एंड यूनिटी हैव बीन rejoined, but very often emotionally what is lacking, that what is this book supplies is a well researched. अभी तक क्या है कि कौवा कान ले गया. You know, if you read in different context of Indian history, our great heroes like Shivaji, Tatya Tope, Rana Pratap, they have been shown in a very dark light. They were small type fighters. शिवाजी को तो बोल दिया कि he was a पहाड़ी चूहा. He masqueraded himself in guerrilla warfare on a very small scale, whereas he was a warrior par excellence. इस नैरेटिव को ये जो जितने जिहादी पत्रकार थे कभी दर्शाया नहीं. अब इसमें संजय दीक्षित साहब, ये खुद उनकी 35 ईयर्स की IAS की सर्विस थी. ही हैज़ वेरी विविडली, वेरी एक्सप्लिसिटली narrated the whole scenario in the right perspective. What is lacking and what is often very emotionally, what is lacking and what is book supply is well researched, fact-based, authentic account that can be relied upon as the basis of serious debates. अब जहाँ पे डिबेट नहीं होता है वहाँ पे उसके फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना इज ऑलवेज डाउटफुल. क्यों कहते हैं? What is scientific method? Experimentation, observation and inference. अभी कहता है ना, if somebody talks about Allah, ये लोग कहते हैं कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा. Why do they say so? They know that there are dark patches in life of Muhammad. If they discuss, they are scared that most of the Muslims, if they have spread their religion on a false propaganda, they will turn away. So they never encourage. They say that no, whatever we say, how to be accepted by one and all. This is not the case in this book. It has been well researched,
and which can be based on fact-based authentic accounts that can be relied upon as the basis of various debates. So this is a book which is away from the Nehruvian values, which is not on the basis of certain ideological text. It is purely on research and referenced materials debated, only then brought to the books. A dirty role of Sheikh Abdullah, that was also to be discussed in this book. When we discuss the history of Jammu and Kashmir, we will always be discussing the dirty role of Sheikh Abdullah. Comes out clearly when he vacillates opportunistically to maximize his own power at all cost. अपनी पावर और सत्ता को बचाने के लिए जम्मू और कश्मीर की डेमोग्राफिक रियल सिचुएशंस को छुपाया गया, which this book has dealt in a very clear and a very vivid description. The book is an excellent reference for intellectual and activists who wish to understand the historical origins of jihad in Kashmir and the exodus of Kashmiri Pandit, the prior history of Kashmir, gradual Islamization over the centuries provides a usual backdrop. Now, in this perspective, it is very pertinent to discuss the very role of Dr. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar's patriotism and audacity comes out loud and clear. He called the Muslim leaders' behavior a gangster's method of politics. आपने देखा होगा कि गैंगस्टर्स लोग क्या करते हैं, वो कोई डिबेट में बात नहीं विश्वास करते, वो सीधे चाकू छुरी निकालते हैं and they just try to create panic. It was the scenario similar during partition days also. जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, they never behaved in a rational manner. They wanted to put their own thumb in whatever issues they wanted to get passed through Congress or the authorities which were in power. Maybe that was the Britishers. He called the Muslim leaders' behavior as gangster's method of politics. He chided his own Congress party for its failure to understand the difference between appeasement, as I told you, difference between appeasement, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुष्टीकरण, which they always succumb to, and a genuine settlement of a dispute which they fail to achieve. एक settlement होती है, एक appeasement होती है. appeasement मतलब जो मुसलमान लोग बोल रहे हैं उसकी बात मान जाओ. एक settlement होता है, no, this is right, this is wrong, and we will go on the process of righteous path, जिसमें कि कांग्रेस हर समय फेल कर गई. This is what B.R. Ambedkar is saying. This is the vivid description in this book. Mohandas Karamchand Gandhi's blunders and blind spots are taken apart point by point. अभी तक हम लोग यही गाना गाते हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़क बिना डाल, इस तरह का गाना गाया जाता है. ये भी एक नैरेटिव बनाया गया कि आज़ादी जो मिली सिंगल हैंडेडली, it is the handiwork of Mahatma Gandhi, which is a fallacy to the tune of totality. It was not only a blunder, but it was a Himalayan blunder to have put the entire congressional leadership in the hands of Gandhi. I don't know, but that was the perspective which we were bound to accept in the hands of Gandhi, and the decision was taken which finally ruined the destiny of our country. Just see how. It is clear that Gandhi misunderstood the meaning of ahimsa. What he understood by ahimsa मतलब non-violence. It is assumed it is meant unilateral surrender. इसको माना गया कि अपने आप सरेंडर कर दो. अहिंसा मतलब मुझे आप थप्पड़ मारो, लाठी मारो, मैं कुछ नहीं करने वाला, मारते रहो. अहिंसा. It assumed it meant unilateral surrender. Unilateral surrender मतलब एक साइडेड, एक तरीके से अपने साथ सरेंडर करना. Gandhi did not learn the basic lesson from Mahabharata, where Lord Krishna has said,
it is clear on when, why and how violence must be used. कहता है कि हमारी पौराणिक महाभारत भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि जब हिंसा की जरूरत हो, जैसे उन्हें बोला गया था अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, when Ashwatthama was to be murdered, when he was to be killed, that was the right time of the decision of the time. Then Lord Rama, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा उसको मारो। यदि असत्य को पराजित करने के लिए हिंसा का भी रूप लेना पड़े तो हम लोग को हिंसक हो जाना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने अपने उस समय की जो सपोर्ट थी कांग्रेस के अंदर, उस सपोर्ट को उसने मिसयूज़ किया और अहिंसा का गलत मीनिंग पड़ा। उससे भी हमें आज़ादी मिलने में काफ़ी तकलीफ हुई और अंग्रेज लोग इसका फ़ायदा उठाए। The sly hand of Lord Mountbatten is undeniable. Yet Nehru relied on him and lived in awe of Mountbatten and his wife. पूरी दुनिया जानती है कि लॉर्ड माउंटबेटन और उसकी पत्नी के इर्द गिर्द जवाहरलाल नेहरू की कथा कहानी घूमती थी। क्या कारण है हर कोई जानता है। The authors make good use of the archive to capture some of the moronic memories, moments of Nehru that cost India heavily and irreversibly in many ways. Moronic मतलब होता है बकवास, ऐसे ऐसे तथ्य जो कि विश्वास नहीं करना चाहिए था, which Nehru relied upon and that cost India heavily. Maharaja Hari Singh of Kashmir played the cards hoping to secure for himself a poised position of power which he failed to achieve, but in the process ending up sacrificing the safety of his own people. ये मिली जुली जब लास्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के पहले राजा हरि सिंह इस चक्कर में था कि उसे कुछ पावर मिल जाए, उसने अपने डिसीजन को डिले कर दिया और फाइनली ही पुट द कंट्री इन जियोपडी, द वेरी फेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस किताब को पढ़ने के बाद ये लगता है कि एक सीरियसली रिसर्च बुक, वी शुड नॉट बी ब्लाइंडली एक्सेप्टेड, दैट इज़ व्हाट इट इज सेड। आज के दिन में बहुत सारे नई नई कहानियाँ आती रहती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पे, लेकिन जो एक ऑथेंटिक किताब लिखी हुई है एक IAS ऑफिसर्स द्वारा, मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे के पास ये किताब होना चाहिए, हर इंडियंस के पास ये किताब होनी चाहिए। और इसके जानने के बाद हमें अपने इतिहास के करेक्ट नैरेटिव के बारे में नहीं पता चलता है, मुझे ये भी पता चलता है कि हमारे इतिहास में और हमारे हिंदुस्तान में कैसे कैसे लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने को चोला पहन के गद्दारी का काम किया और गद्दारों की भूमिका में देश का विभाजन किया। और आज भी जो हमारी हालत है, जो हमारी देश की पार्टीशन हुई थी, when India and Pakistan was divided into two nation, the basis of dividing the country was purely on religion. जिन्होंने कहा था कि Muslim is an entity which cannot live with Hindus, then all Hindus should have been in one place and India should have been rightly declared as a Hindu राष्ट्र, जैसे कि इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे मुसलमानों को रखने की क्या ज़रूरत थी? आज हमारे यहाँ मुसलमान नहीं होते तो हम एक पीसफुल स्टेट होते, हमारी उन्नति, हमारी प्रोस्पैरिटी और हमारी चौमुखी विकास कुछ और दिशा में होते। मैं इस किताब को एक एक चैप्टर लेके चलूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं हर एक पहलू को डिस्कस करूँ। जैसे एक छोटी सी बात है, आज के हिस्ट्री के किताबों में पढ़ता हूँ तो ये लगता है कि भाई हमारे पास मुग़लों के 250 साल ही थे, इतने हज़ारों साल के हमारे हिंदुस्तान की इतिहास है और इसमें केवल 250 साल की ही डिस्क्रिप्शन है। मॉडर्न इंडिया के पहले मिडावल इंडिया में चले जाएं तो 250 साल केवल अंग्रेज लोग यहाँ राज किए। अब उसके पहले देखिए, निम्नलिखित महान वंशों के बारे में किताबों में थोड़ी सी तनिक मात्र कहीं पे भी वर्णन किया हुआ है। कैसे थे वे? मौर्य वंश 550 साल, सातवाहनास कितने साल? 500 साल, गुप्ता डायनेस्टी 400 साल, पांड्या वंश 800 ईयर्स, चोलास
1000 साल, पल्लवास 600 ईयर्स, चालुक्यास 600 ईयर्स, अयोम वंश नॉर्थ ईस्ट में, असम में कितने साल, 650 ईयर्स। इन सब को मिला दें तो कम से कम 5500 साल इन हिंदू राजाओं ने, सनातन धर्म को मानने वाले राजाओं ने भारत के अनेक हिस्सों पे राज किया। इनका कहीं वर्णन नहीं है। एंशिएंट इंडिया पढ़ लीजिए तो 4 पन्ने में सब खत्म। ऐसे तो थे हमारे जिहादी इतिहासकार। तो मुझे शर्म भी आती है ऐसे वामपंथी इतिहासकारों के, जिन्होंने कि एनसीईआरटी की किताबों में ऐसे ऐसे तथ्यों को लिखा, तोड़ मरोड़ के लिखा, जो अब पढ़ने के बाद लगता है कि हमारे इतिहास के साथ कितना भद्दा और गंदा मजाक किया गया है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को देखें, आप इस किताब को अनब्रेकिंग इंडिया को खूब पढ़ें। ये किताब है अनब्रेकिंग इंडिया, और इसको बार बार पढ़ें। इसलिए पढ़ें ताकि एक तो हम लोगों में सबसे खराब आदत है कि ना तो हम रामायण पढ़ते, ना ही वेद पढ़ते और न ही महाभारत पढ़ते। लेकिन यदि वो नहीं पढ़ पाते तो इसको तो पढ़ लें, आपकी क्यूरियोसिटी जग जाएगी और आप सब पढ़ने लगोगे। जब तक आपके पास करेक्ट पर्सपेक्टिव नहीं हो पाएगी, तब तक हम कभी भी अपने हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स को नहीं जान पाएंगे और अपने को पहचान भी नहीं पाएंगे, और सनातन को भी हम नई बुलंदी से रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो हमारी आपसे अपील है कि इस किताब को पढ़ें और अपने इतिहास को जानें, सच्चे इतिहास को जानें। अब मेरी बात माने तो आपको हिंदुस्तान से प्यार हो जाएगा। आज के दिन में बहुत लोगों को अपने धरती से प्यार ही नहीं है, तभी तो टुकड़े टुकड़े गैंग लोग खड़े हो जाते हैं, समाज में बोलते हैं और एक काके बोलते हैं कि हमारी बोलने की आज़ादी है। बताओ, देश तोड़ने की भी आज़ादी होती है क्या? तो सत्य सनातन सीरीज़ में आज मैंने इस पहले लेक्चर को शुरू किया है ताकि मैं अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को, राइट पर्सपेक्टिव को, इंडियन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को जान पाएँ और लोगों तक पहुंचा पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।